अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फील्ड इक्वेशंस। ठीक है, जो फील्ड इक्वेशन से क्या मुराद है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फील्ड इक्वेशन बेसिकली हमारे पास कोई एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो फील्ड इक्वेशन से यहाँ पे मुराद है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं, हम छोटी छोटी जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस बनती है, ठीक है, उन तमाम इक्वेशंस को कंबाइनली यहाँ पे हम कह रहे हैं फील्ड इक्वेशन। ठीक है, वो छोटी छोटी सी कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, उन सब इक्वेशंस को हम एक ही लेक्चर के अंदर हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उनका बेसिक इंट्रोडक्शन और उनकी बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म जो होती है ना, उसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसलिए हम इनको कहते हैं फील्ड इक्वेशन। तो बेसिकली यहाँ पे फील्ड इक्वेशन किसी एक इक्वेशन का नाम नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड तमाम छोटी छोटी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, उनका जो है वो उसको हम कहते हैं कि उसकी समरी पेश करती है। तो इसको हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज़ ऑलवेज ज़ीरो अकॉर्डिंग टू गासेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो हमें पता है कि गासेस लॉ इन मैग्नेटिज्म के मुताबिक जो जो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, वो किसके बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये हमारे पास क्या है, सरफेस इंटेग्रल है। ठीक है, सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेफिनेटली गास डाइवर्जेंस थ्योरम का रिप्रेजेंट कर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जब हम गास डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका जो वॉल्यूम इंटेग्रल है वो डेरिवेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ डेल डॉट बी रह जाएगा। और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को इसको हम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने एक छोटी सी इक्वेशन अपनी ड्राइव कर ली है। उसके बाद हम लिखेंगे द कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ गिवन बाय एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो कर्ल है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, एम्पेयर्स लॉ को हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2, यानी कि अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ, ठीक है, कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इस चीज़ के बराबर होती है, म्यू नॉट जे के बराबर होती है। ठीक है, फॉर अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल के लिए हमें पता है कि जो बी है वो किसके बराबर होता है, डेल क्रॉस ए के बराबर होता है, यानी कि कर्ल ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये छोटी छोटी इक्वेशंस हमारे पास बनती जाएंगी। ठीक है, इनको आप लोगों ने देखते जाना और ये एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं, यही हमारा आज का लेक्चर है। बाय टेकिंग डाइवर्जेंस, अगर इसी रिलेशन किसी इक्वेशन की अगर हम डाइवर्जेंस ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डेल डॉट बी इज इक्वल टू डेल डॉट इंटू डेल क्रॉस ए। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ, अगर किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर डेल डॉट लिखा हो तो फिर वो उसको पढ़ते हैं हम उसको डाइवर्जेंस ऑफ बी। अगर इसके साथ लिखा होता है डेल क्रॉस बी, फिर हम उसको पढ़ते हैं कर्ल ऑफ बी। ठीक है, और डेल और बी के दर में अगर कोई साइन होता फिर हम उसको पढ़ते हैं ग्रेडियंट ऑफ बी। ठीक है, तो इस बात को आपने हमेशा याद रखें। तो ये यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी या फिर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर किसके बराबर होती है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर के बराबर होती है। ठीक है, सो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 4, इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास ये है। ठीक है, और इक्वेशन नंबर जो 4 है वो हमारे पास ये है। इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से पे हमें ये दोनों साइड देखें एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 किसके बराबर होगा, इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन मिला हमें नया। तो नाउ पुट जे इज इक्वल टू जे प्लस जे एम। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। ठीक है, जे की जगह पे इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी उसकी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो म्यू नॉट इधर बी पर लाकर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सो नेक्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर ये जो जे एम था ये क्या था हमारे पास, वेयर जे एम इज़ करंट डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो करंट डेंसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जे एम इज इक्वल टू डेल क्रॉस एम के बराबर होता है, यानी कि कर्ल ऑफ एम के बराबर होता है। और यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 6 में हम पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास क्या है, ये वाली है। ठीक है, इस जे एम की जगह पे इसकी हमने ये वाली वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बन गया। ठीक है, सो नेक्स्ट देखें यहाँ पे मजीद हम क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो फैक्टर था डेल क्रॉस एम, इसको हमने दूसरी साइड पर लेकर चले गए हैं तो वो माइनस हो गया। ठीक है, इन दोनों में से देखें हम डेल को कॉमन ले सकते हैं, डेल को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, डेल क्रॉस को अंदर हमारे पास ये वाली फॉर्म रहेगी। ठीक है, और ये जो फैक्टर है बी ओवर म्यू नॉट माइनस एम, ये किसके बराबर होता है, एच के बराबर होता है। ठीक है, तो वो उसकी जगह पर हमने क्या लिख लिया, एच लिख लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेयर हेयर एच इज इक्वल टू बी ओवर म्यू नॉट माइनस एम, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 9। और इससे जो ऊपर वाली
वाली इक्वेशन है उसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 8। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय टेकिंग सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल अगर हम ले लें इसी इक्वेशन नंबर 8 का, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो बाय टेकिंग सरफेस इंटीग्रल हमने ले लिया, तो बाय अप्लाइंग स्टोक्स थ्योरम, अगर इसके ऊपर अगर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करें तो स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जो है वो हमारे पास ये जो फॉर्म है हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे ये जो है अगर करंट डेंसिटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर होती है, करंट के बराबर होती है, ठीक है, आई के बराबर होती है, तो वो हमने लिख लिया, इसको हमने क्या दिया इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। तो देखते जाएँ ये छोटी छोटी क्वेश्चंस ड्राइव होती जाएंगी, ठीक है, जो कि एक दूसरे से रिलेट करती जाएंगी। वेयर डी एल इज़ लेंथ एलिमेंट, और यहाँ पे डी एल क्या है, लेंथ एलिमेंट है, ये वाला जो डी एल था, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मजीद, नाउ द इक्वेशन 9 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन नंबर 9 देखिए हमारे पास कौन सी थी, ये वाली हमने इक्वेशन नंबर 9 ड्राइव की, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो म्यू नॉट था उसको हमने इधर दोबारा जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 11। नेक्स्ट देखिए इन फ्री स्पेस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन एम है उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर जो 11 है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसको हम इस फॉर्म में भी हम इसको अब लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 12। नेक्स्ट देखें बाय टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ 11, अब इस इक्वेशन नंबर 11 की, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 में इसकी डाइवर्जेंस ले लेनी है, ठीक है, ये हमने डाइवर्जेंस ले ली यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में इस फैक्टर की हमारे पास वैल्यू क्या थी, 0, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 0, तो वो हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो म्यू नॉट है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 पर, उसको लाकर डिवाइड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, पीछे हमारे पास ये फॉर्म रह जाएगी। और यहाँ से ये जो फैक्टर है इसको हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, ठीक है, और ये जो फैक्टर था प्लस है, दूसरी इधर जाकर माइनस होना था, तो उसको हमने सीधा करके राइट हैंड साइड पर ही हमने इसको माइनस से लिख दिया, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 13। उसके बाद है जी इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी वीक मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में जो एम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होती है, यानी कि इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन का आपस में जो रिलेशन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स एम एच के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स एम है ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 14 का नाम दिया, और यहाँ पे ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, इसको हम पढ़ते हैं वेयर एक्स एम इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 11 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 11 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर हमारे पास 11 थी ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एम आ रहा है, इस एम की जगह पर उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, ठीक है। तो जब हम उसकी ये वाली वैल्यू उसकी जगह पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने जो है वो एच को देखे कॉमन ले लिया, ठीक है, एच को कॉमन ले लिया, तो अब ये जो पूरा फैक्टर है ना ये वाला म्यू नॉट इंटू एक्स एम प्लस 1 ये किसके बराबर होता है, ये म्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस पूरे फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू के इक्वल लिख लिया और यहाँ पे एच जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर बी पर जाकर हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेयर म्यू इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे ये जो म्यू है ये क्या है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम है ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल एंड इज़ डिफाइंड, और उसके ये किसके बराबर होता है, इस चीज़ के बराबर है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे म्यू नॉट को अगर हम इसके ऊपर लाकर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन बनेगा, और यहाँ पे ये जो रेशो बन रही है म्यू ओवर म्यू नॉट ये किसके बराबर होती है, के एम के बराबर होती है, ठीक है। तो इस फैक्टर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, के एम लिख सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे के एम लिखते हैं। और यहाँ पे के एम क्या है, वेयर के एम इज़ रिलेटिव परमेबिलिटी, और यहाँ पे के एम क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मज़ीद इसको देखें, यहाँ पे द करंट डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन जे एम इज़ गिवन है भाई। अब जे एम की वजह से जो हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये होती है, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है ऊपर, इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 थी हमारे पास ये वाली, ठीक है। वहाँ पे देखिए हमारे पास एम की वैल्यू मौजूद है ना, तो उस एम की वैल्यू को हम दोबारा यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। इस यहाँ पर तो इस एम की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 14 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको सीधा करके लिख लिया, ठीक है, डेल क्रॉस एच की फॉर्म में हमने लिख लिया। और यहाँ पर हमें पता है कि ये जो डेल क्रॉस एच है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8 में हमारे पास जो है वो डेल क्रॉस एच की वैल्यू क्या है, जे है, तो उसको हमने जे से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 15, ये आ गई 16 और ये 17 आ गई। इसके अलावा और भी हमने ऊपर काफ़ी छोटी छोटी क्वेश्चन ड्राइव किए हैं जिनको हमने नाम नहीं दिया, ठीक है, बस वैसे ही। तो ये इस तरह से हमने ये काफ़ी सारी जो इक्वेशंस थी ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिनको हम यूज़ करते हैं
उनको हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस किया, जो कि एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर रही थी, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब की इक्वेशंस की एक समरी हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो यहाँ पे मज़ीद एक कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको देख लें। फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जो एक्सएम होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ये ग्रेटर दैन 0 होती है, ठीक है। और ग्रेटर दैन 0 होने से क्या मुराद है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए पॉजिटिव होती है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो है वो मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और क्या है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड इनटू द फील्ड, और जो मैग्नेटिक मटेरियल वो अट्रैक्ट करते हैं किस डायरेक्शन में, इनटू द फील्ड, ठीक है। इस तरह अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो लेस देन 0 होती है। अब लेस देन 0 होने से क्या मराज है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इसी तरह इसमें ये जो एम है, यानी कि जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड बी के एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। और एक छोटा सा पॉइंट इसमें है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर रिपेल्ड इनटू द फील्ड, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स फील्ड में क्या होते हैं, रिपेल होते हैं इनटू द फील्ड, ठीक है। तो ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट फील्ड इक्वेशंस, जिनमें हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी इक्वेशंस को हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आप इन तमाम पेजेस का 1 बाय 1 करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, ठीक है, फील्ड इक्वेशन से रिलेटेड, तो आ जाता है पेपर्स के अंदर ये भी। तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोगों ने ध्यान से कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।